Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on intoxication as a defense in भारतीय न्याय संहिता। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से सेक्शंस हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। उसके बाद उन सेक्शंस के क्या क्या एसेंशियल्स हैं ये डिस्कस करेंगे और फिर हम आएंगे एक लैंडमार्क जजमेंट पे टू कंक्लूड दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की तो चैप्टर नंबर 3 ऑफ जो कि जनरल एक्सेप्शंस का है उसमें सेक्शन 23 एंड 24 दोनों ही बात करते हैं आपके द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन की एज अ जनरल डिफेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 और उसके बाद देखेंगे सेक्शन 24 को। अगर मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहूं आईपीसी के, तो आईपीसी के सेक्शन नंबर 85 एंड 86 ऑफ चैप्टर नंबर 4 जो है डील करते थे इस कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपने आईपीसी का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इसको समझने में कोई परेशानी नहीं आए। सबसे पहले सेक्शन नंबर 23 क्या बात करता है? नथिंग इज एन ऑफेंस। तो बेसिकली इस पूरे सेक्शन के अगर एसेंशियल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा नथिंग इज एन ऑफेंस। उसे ऑफेंस ही नहीं माना जाएगा। किसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा? विच इज डन बाय अ पर्सन। अगर कोई एक पर्सन एक एक्ट करता है, उस एक्ट को करते टाइम एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अगर मैं इस सेक्शन की लैंग्वेज की भी बात करूं तो क्या ये आपको सेक्शन 22 की याद नहीं दिलाता है? सेम एज इट इज लैंग्वेज है, सिर्फ यहां पे है बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन और सेक्शन नंबर 22 में था बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है एज इट इज। पूरा का पूरा पैराग्राफ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन। जो एक पर्सन करता है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अब सर ये इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? तो देखिए, इंटॉक्सिकेशन में शराब का सेवन करना, किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का कोई नशीला पदार्थ लेना जिससे आप अपने सेंसेस में ना रहो, जिससे कि कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है? जिससे कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यू आर इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग। सही गलत का नहीं पता आपको, आपको नहीं पता है कि आप कुछ कॉन्ट्ररी टू लॉ भी कर रहे हो। तो ये सिचुएशन इंटॉक्सिकेशन से होना। तो यूजुअल इसमें बेस्ट एग्जांपल तो आपका लिकर का ही आ जाता है। इसके अलावा अगर आप और एग्जांपल्स लेना चाहें तो किसी भी तरीके के जो ड्रग्स हैं वो भी यहां पर एक अच्छा एग्जांपल बन जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो टर्म यूज हुई है वो इंटॉक्सिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी को शराब पीकर ही। तो इंटॉक्सिकेशन अपने आप में बहुत ही वाइड टर्म है जिसमें किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ जो है आपका इंक्लूड कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसी को एक सिंपल से एग्जांपल से भी समझते हैं, फर्स्ट पैरा को, और आफ्टर दैट आई विल कम टू द सेकंड पैरा जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि रीड विद होगा इसी के साथ। एक बर्थडे पार्टी है, उस बर्थडे पार्टी में एक पर्सन को जबरदस्ती शराब पिला दी गई। अब उसने शराब पीकर किसी को 2-3 थप्पड़ मार दिए, तो क्या उसे अपने आप में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट माना जाएगा? आइए देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस, उसे ऑफेंस ही नहीं माना जाएगा, मतलब वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट नहीं माना जाएगा। डन बाय अ पर्सन, जिसने कौन सा एक्ट नहीं माना जाएगा? जिस पर्सन ने किया है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो वो पर्सन इंटॉक्सिकेशन में था और इनकैपेबल था ऑफ द नोइंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो आपके सारे के सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं। मतलब मेरी इलस्ट्रेशन में जो उसने वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट किया, नथिंग इज एन ऑफेंस। अब सेकंड पैरा को भी पढ़ते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। मतलब बिना उसकी नॉलेज के उसको दी गई या अगेंस्ट हिज विल। दोनों का एक एग्जांपल ले लेते हैं। विदाउट हिज नॉलेज मतलब किसी की ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देना जिससे कि अब उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। दिस इज विदाउट हिज नॉलेज का बेस्ट एग्जांपल बनता है। अगेंस्ट हिज विल का मतलब है जबरदस्ती, अब उसके हाथ पकड़ लिए या मतलब बस आपको पिलानी ही पिलानी है एंड सो ऑन, तो ये अगेंस्ट हिज विल में फॉल कर जाता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोवाइजो ये कहता है
कि अगर कोई अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेशन लेता है और उसके बाद कोई ऑफेंस कर देता है तो वो डिफेंस नहीं होगा, कैसे भी नहीं। ठीक है जी, वो डिफेंस नहीं माना जाए। अब इसको एक लैंडमार्क जजमेंट के साथ समझते हैं। आपका बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, इस कॉन्सेप्ट पे लैंडमार्क जजमेंट बनती है। अब उसके फैक्ट्स क्या हैं? उसके फैक्ट्स ये हैं कि एक शादी चल रही है। अब शादी में एक कर्नल साहब है, उन्होंने ड्रिंक कर ली है। अब वो ड्रिंक करने के बाद वो कहते हैं कि चलो भाई खाना खाते हैं। तो वो अपनी टेबल से उठते हैं और खाना लेने जाते हैं। जब वो खाना लेकर आते हैं तो उनकी टेबल पे कोई बच्चा बैठ जाता है। अब वो उससे कहते हैं कि आप यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ। बच्चा कहता है मैं तो नहीं उठता। अब बहस शुरू हो जाती है। कर्नल साहब को गुस्सा आ जाता है, ड्रिंक तो उन्होंने की ही हुई थी। तो अब वो अपनी गन निकाल लेते हैं कि तुम उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो। बच्चा कहता है नहीं उठ रहा है। कर्नल साहब वहां पे शूट कर देते हैं। अब पहला सवाल यहां पर यह आता है कि इस सिचुएशन में क्या सेक्शन नंबर 23 उनका डिफेंस हो सकता है? तो देखिए, अगर आप इस पैरा को पढ़ेंगे ना, फर्स्ट पैरा को, तो सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन था, नहीं पता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एंड सो ऑन। लेकिन जब आप प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो जो वो ड्रिंक ली गई थी, क्या वो विदाउट हिज नॉलेज थी? आंसर इज नो। क्या वो अगेंस्ट हिज विल थी? आंसर इज अगेन नो। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ये डिफेंस नहीं दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोवाइजो, और उन्हें जो है पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है जी, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन में ही एक टॉपिक आता है एसेंशियल्स ऑफ क्राइम का, जिसमें आप एसेंशियल्स ऑफ क्राइम पढ़ते हैं, पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रियस, इंजरी। ठीक है, तो मेंस रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है विदाउट एनी डाउट, और उसी के साथ साथ मेंस रिया की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि किडनैपिंग, जहां पे अगर इंटेंशन नहीं भी है तो भी ऑफेंस हो जाता है। राइट? ठीक है, अब सवाल यह आता है कि अगर एक पर्सन इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है, ठीक है, अब वो इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में अगर है और उस टाइम पर वो कोई एक ऐसा ऑफेंस करता है जिसके लिए कोई पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर इंटेंशन चाहिए। अब क्योंकि उसने इंटॉक्सिकेशन की हुई थी तो उसके पास तो वो पर्टिकुलर नॉलेज थी ही नहीं, पर्टिकुलर इंटेंट था ही नहीं, तो क्या तब भी उन सर्कमस्टांसेस में उसे पनिशमेंट मिलेगी? इस क्वेश्चन को दोबारा से रिफ्रेम कर रहा हूं, सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल ये बनता है कि मेंस रिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ क्राइम है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सवाल को। चोरी बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन के नहीं हो सकती। जब आप थेफ्ट पढ़ते हैं तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। राइट? बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन के थेफ्ट हो ही नहीं सकती। दैट इज द थंब रूल। क्लियर है? अब सवाल यह आता है कि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेशन में है तो उसकी तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो इंटॉक्सिकेशन में है। अब सवाल यह आता है क्योंकि उस पर्सन की तो मेंसरिया हो ही नहीं सकती, तो एक इंटॉक्सिकेशन का पर्सन अगर थेफ्ट कर लेता है तो क्या आप उसे पनिशमेंट दोगे या नहीं दोगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि वो तो कहेगा कि एसेंशियल्स ही कंप्लीट नहीं हुए आपके थेफ्ट के, तो मेरे ऊपर थेफ्ट कैसे लगा सकते हो? बहुत अच्छा सवाल है। मिस्टर ए ने अपनी मर्जी से ड्रिंक की और ड्रिंक करने के बाद चोरी की, और अब वो कह रहा है कि ये तो चोरी है ही नहीं क्योंकि पहला एसेंशियल है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब आप क्या करोगे? आप तो फंस गए, आप तो फंस गए। तो बचोगे कैसे? ये देखिएगा, सेक्शन नंबर 24 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करता है। ये कहता है कि अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो जो कि ऑफेंस ही नहीं माना जाएगा जब तक आपकी पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है, इंटेंट नहीं है, तो उन सर्कमस्टांसेस में हम उसे मान लेंगे कि आपको नॉलेज थी और आपको पनिशमेंट देंगे। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। अगर आपको किसी ने जबरदस्ती अगेंस्ट योर विल या विदाउट योर नॉलेज वो इंटॉक्सिकेशन कराया तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। नहीं तो अगर अपनी मर्जी से आपने वो इंटॉक्सिकेशन किया और उसके बाद आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो हम आपको उसकी पनिशमेंट देंगे
ही। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपने इंटॉक्सिकेशन पढ़ लिया, आपने डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी पढ़ लिया, आपने डिफेंस ऑफ इंसैनिटी पढ़ लिया। इन तीनों में देयर इज वन थिंग विच इज कॉमन, जो कि तीनों में कॉमन है। वो क्या है? वो ये है कि चाहे इंटॉक्सिकेशन की बात कर लो, चाहे इंसैनिटी की बात कर लो, या चाहे माइनॉरिटी की बात कर लो, जिसमें मैं बात कर रहा हूं चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years, या अगर अबव 7 भी है और बिलो 12 है और मैच्योरिटी नहीं हुई है तो उस चाइल्ड की भी। इन तीनों में देयर इज वन फैक्टर विच इज कॉमन। और वो कॉमन फैक्टर है क्या? वो कॉमन फैक्टर ये है कि ये तीनों ही मेंस्ट्रुआ जनरेट नहीं करते। दे आर इनकैपेबल। इनका माइंड एक जैसा ही है। दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर कंडक्ट। और इस वजह से हम इनको यहां पे जनरल डिफेंस, इस रीजन से ये लॉ बनाया। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आपके घर पे एक गेस्ट आया और उस गेस्ट ने देखा कि आपकी टेबल पे एक गोल्ड की रिंग रखी हुई है, उसने चुपके से वो रिंग उठाई और अपने पॉकेट में रखी और चले गया। क्या गेस्ट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए? विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर वो गेस्ट माइनर है, 7 साल से छोटा उम्र का बच्चा है, या वो अनसाउंड माइंड है, या वो इंटॉक्सिकेशन में था अगेंस्ट हिज विल या विदाउट हिज नॉलेज, तो इन तीनों में ही एक ही कॉमन फैक्टर है कि वो मेंस्ट्रुआ जनरेट कर ही नहीं सकते, तो इनको डिफेंस मिल जाए। तो आई होप नाउ ऑल दीज 3 डिफेंसेस आर क्लियर टू। ठीक है जी, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर आपने, मैं बात करूं सेक्शन 23 की और सेक्शन 24 की, तो इन दोनों को मिलाकर जो आप पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इंटॉक्सिकेशन में है और वो इंटॉक्सिकेशन में जो है वो अगेंस्ट हिज विल था या विदाउट हिज नॉलेज था, तो हम उसे डिफेंस देंगे। इन दैट केस नथिंग इज एन offense. And on that note, that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say